नमस्कार। HPRC के अपकमिंग TGT, JBT और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज़ चलाई है जिसको हमने अभ्यास HPRC करके जो है वो नाम दिया है। ये जो अभ्यास HPRC करके सीरीज़ हमने चलाई है, इस सीरीज़ में हम उन सभी टॉपिक्स को जो है वो कवर करते हैं जो ऑफिशियली सिलेबस में जो है मेंशन किए गए हैं, और उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं लूसीफर इज अनदर नेम ऑफ विच प्लेनेट। तो बोलते हैं कि लूसीफर जो है वो किस ग्रह का दूसरा नाम जो है वो आता है। तो लूसीफर की बात करते हैं कि लूसीफर जो है वो किस ग्रह का दूसरा नाम आता है। ये वीनस ग्रह का जो है वो दूसरा नाम जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, वीनस का ये दूसरा नाम जो है वो आता है। तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि किस ग्रह का जो है ये दूसरा नाम है। अब दूसरा अगर हम बात करें प्लेनेट के बारे में, तो वीनस के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। सबसे चमकीला ग्रह इसको बोलते हैं, ब्राइटेस्ट प्लेनेट जो है ये काउंट होता है। दूसरा ध्यान रखना है, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी जो है वो इसको बोलते हैं। ये जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट भी जो है वो आता है। तो हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो यही वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट भी जो है वो आता है। और अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो अर्थ के सबसे नजदीक है, नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, तो नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ भी जो है वो वीनस ही जो है वो आता है। अगर हम सोलर सिस्टम में बात करते हैं कि सबसे स्लोएस्ट रोटेशन जो है वो किस ग्रह की होती है, रोटेशन की मैं बात कर रहा हूं, सबसे स्लोएस्ट रोटेशन जो है वो इस वीनस ग्रह की ही जो है वो होती है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन ये दो टर्म है। तो रोटेशन जो है वो वीनस ग्रह की सबसे स्लोएस्ट है। अगर सोलर सिस्टम में रिवॉल्यूशन की बात करते हैं कि सबसे स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन किसकी होती है, तो वो जो है वो नेपच्यून ग्रह की जो है वो सबसे स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन जो है वो आती है। तो रोटेशन की फिलहाल हमने जो है बात की है। अब इतनी सब खूबियां जो है वो इस प्लेनेट में है, वीनस प्लेनेट में, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन भी जो है वो बोला जाता है। अर्थ हमारी जो पृथ्वी है उसका ट्विन भी जो है वो इसको बोलते हैं। तो ये सब आप वीनस प्लेनेट के बारे में ध्यान रखिए। अगर अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ जो हमारी पृथ्वी है इसको जो है वो सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट, सबसे घना प्लेनेट जो है वो बोला जाता है, और इसको ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह भी जो है वो बोला जाता है। और अब देखिए, अर्थ की भी जब बात हो रही है तो अर्थ की एज भी कई बार पूछ ली जाती है कि अर्थ की एज जो है वो कितनी है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अर्थ की जो एज है वो 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड जो है ये अर्थ की एज जो है वो आती है। तो अर्थ की एज भी यहाँ पर आपको पता चल गई, तो यही सब यहाँ से नोट करना है। यहाँ पर वही लिखा गया जो मैंने आपको बताया, उससे भी ज़्यादा अधिक डिटेल में हमने जान लिया। परंतु हाँ, लूसीफर एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइट ब्रिंगर। लाइट ब्रिंगर जो है वो इसका मतलब होता है। और वीनस इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द स्काई। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा फ्रॉम हर्यंका डायनेस्टी वॉज। तो बोलते हैं कि हर्यंका राजवंश से मगध का पहला शासक जो था वो कौन था। अगर हम मगध के पहले शासक की बात करते हैं, जो हर्यंक राजवंश से जो है वो मगध का पहला शासक जो था वो हुआ करता था, तो वो कौन हुआ करता था, वो बिंबिसार जो था वो हुआ करता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हर्यंक राजवंश की, और मगध के बारे में जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, ये जो हर्यक वंश आता था इसमें बिंबिसार जो है वो सबसे प्रथम और शक्तिशाली शासक जो है माना गया है। बिंबिसार जो है बुद्ध का समकालीन हुआ करता था, और बौद्ध धर्म का ये धर्मानुयायी भी हुआ करता था, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद बिंबिसार के बाद जो है वो अजातशत्रु जो है वो आता है। अजातशत्रु जो है वो अजातशत्रु के पिता हुआ करते थे बिंबिसार। इसने जो है वो बिंबिसार की हत्या की, यानी कि अपने पिता की हत्या कर जो था ये मगध का शासक जो था वो बना था। और इसके बाद जो है वो उज्जैन जो है वो आते हैं। अजातशत्रु की हत्या की थी उज्जैन ने, और फिर ये जो था वो शासक बना था। और उज्जैन जो था ना, ये जो है वो जैन धर्म को मानता था, जैन धर्मावलंबी जो था ये हुआ करता था। तो ये जो है वो आपने इन तीन शासकों के बारे में ध्यान रखना है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उसके बाद उज्जैन के बारे में। इनके बारे में आपको पता चल गया, बस इतना ही हम यहाँ पर जो है वो ध्यान रखेंगे। हर्यंक वंश हमारा यहाँ से जो है वो क्लियर हो गया। यहाँ पर यही तीन शासक मुख्य रूप से जो है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द गुप्ता रूलर्स इम्पोज्ड अ फाइन कॉल्ड डैश विच वाज अ प्लाउ टैक्स पेड बाय एवरी कल्टिवेटर ओनिंग अ प्लाउ। तो बोलते हैं गुप्त शासकों ने डैश नामक जुर्माना लगाया जो हल के मालिक होने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर जो था वो हुआ करता था। ये प्लाउ टैक्स हुआ करता था जो हल जोतने पर जो था वो लगाया जाता था। और इस टैक्स को जो है वो क्या नाम दिया गया था, इस टैक्स को जो था वो इसको नाम दिया गया था हलीवाकारा। हलीवाकारा ऑप्शन सी जो है वो इसको नाम दिया गया था। अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो गुप्ता पीरियड जो है वो
एंशियंट हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। इनके कार्यकाल के दौरान कुछ टैक्स जो था वो लगाए गए थे। सम ऑफ द टैक्सेस यहाँ पर हमने लिखे, जैसे कि बाली एक टैक्स लगाया जाता था, ये कंपलसरी ऑफरिंग होती थी, सबको ये टैक्स देना पड़ता था। एक जो है वो भागा टैक्स होता था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि आपके पास 10 जो है वो प्रोड्यूस हुए तो 1/6 इसका जो है वो आपको वहाँ पर जाकर देना पड़ता था। भोगा हुआ करता था, ये गिफ्ट जो था वो हुआ करते थे। एक जो है वो शुल्का हुआ करता था, शुल्क जो है वो कस्टम के रूप में दिया जाता था टैक्स। और एक जो है वो उदीनंगा हुआ करता था, ये सोशल सिक्योरिटी टैक्स जो था वो हुआ करता था, जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती थी उसके ऊपर भी टैक्स जो था वो लिया जाता था। एक कलीपता हुआ करता था, कलीपता टैक्स फॉर सेलिंग और परचेजिंग लैंड, लैंड को सेल करते हैं, लैंड को परचेज करते हैं तब भी टैक्स देना पड़ता था, और उसको जो है वो कलीपता टैक्स जो था वो बोलते थे। एक जो है वो हली वाकारा टैक्स आता था, ये प्लाउ शेयर टैक्स हुआ करता था, तो ये प्लाउ शेयर टैक्स भी आपने नोट कर लिया। एक जो है वो हरियाणा टैक्स जो था वो आता था, ये जो हरियाणा टैक्स आता था ये गोल्ड टैक्स के रूप में जो था वो लिया जाता था। एक कर आता था, करा टैक्स करा टैक्स जो है वो इरेगुलर टैक्स जो था वो हुआ करता था। ये सारे के सारे टैक्स जो है गुप्त रूलर्स के द्वारा जो था वो लिए जाते थे, गुप्ता साम्राज्य के द्वारा जो था वो हुआ करते थे। ये आपने इन टैक्सेस के बारे में जो है वो नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो बोलते हैं इनमें से कौन सा सही ढंग से मैच नहीं किया गया। बोलते हैं प्लेसेस ऑफ रिवल्ट ऑफ 1857 एंड लीडर, तो बोलते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बारे में और उसके जो लीडर हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है। आपके सिलेबस में जो है वो खास तौर पर मेंशन किया गया है 1857 के विद्रोह के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एलाइड वगैरह का पेपर दे लो, एचएस वगैरह का पेपर दे लो, या फिर HPRC का पेपर देंगे, पक्का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। बोलते हैं कानपुर में क्या नाना साहिब लीडर हुआ करते थे, भागपत में क्या सांभल जो है वो शाहमल यहाँ पर लीडर हुआ करते थे, बरेली में क्या लियाकत अली लीडर हुआ करते थे, और फैजाबाद में क्या मौलवी अहमदुल्ला जो था वो लीडर हुआ करते थे। देखिए अगर हम 1857 के विद्रोह के बारे में बात करते हैं तो बेसिक से जानना ज़रूरी है। ये जो 1857 का विद्रोह स्टार्ट होता है ये कैसे स्टार्ट होता है। 12 मई 1857 को जो है वो दिल्ली पर अधिकारियों ने जो है वो यहाँ पर विद्रोह किया था। दिल्ली पर अधिकार करने के लिए बेसिकली ये जो था वो किया गया था। उस टाइम मुगल शासक को जो है वो नेता जो है वो मानना चाहते थे ये, इसलिए ये विद्रोह जो था वो किया गया था। 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से जो है वो प्रारंभ वैसे हुआ। 10 मई की बात है, मेरठ से जो था ये प्रारंभ हुआ था। अब हर एक रीजन में इसके अलग अलग लीडर जो था वो हुआ करते, जैसे कि केंद्र इसका दिल्ली था तो दिल्ली के इसके लीडर जो था वो बहादुर शाह और बख्त खान जो था वो दिल्ली में इसके लीडर हुआ करते थे। फिर कानपुर की बात आती है तो कानपुर में नाना साहिब इसके लीडर हुआ करते थे। तांते टोपे जो थे उन्होंने भी यहाँ पर साथ दिया था, तो पहला तो बिल्कुल सही है। फिर हम बात भागवत की करते हैं तो शाहमल ही यहाँ पर लीडर हुआ करते थे, ये भी बिल्कुल सही यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं भागवत के अलावा यहाँ पर जो है वो बरेली की, तो बरेली में क्या लियाकत अली हुआ करते थे। देखो अगर हम लियाकत अली की बात करते हैं कि लियाकत अली कहाँ पर हुआ करते थे, तो ये इलाहाबाद में जो था वो लीडर हुआ करते थे। इलाहाबाद आपने ध्यान रखना है, इलाहाबाद में जो था ये इस 1857 के विद्रोह के लीडर हुआ करते थे। बरेली में ये नहीं हुआ करते थे। और अगर हम फैज़ाबाद में बात करते हैं तो फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ही जो था वो लीडर हुआ करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्टली मैच। अब हम बात करते हैं बरेली में जो है वो इसको कौन लीड कर रहा था, तो बरेली में जो लीड कर रहे थे वो थे खान बहादुर। खान बहादुर का नाम आपने जो है वो ध्यान रखना है, खान बहादुर जो था वो यहाँ पर लीड कर रहे थे। अगर हम बाकी भी आंदोलनकारियों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह बख्त खान, कानपुर में नाना साहिब हो गया, तांते टोपे हो गया, लखनऊ में बेगम हजरत महल इसको लीड कर रही थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, ग्वालियर में तांते टोपे लीड कर रहे थे, जगदीशपुर में जो है वो कुंवर सिंह इसको लीड कर रहे थे, और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला तो आपने पढ़ लिया, बरेली में खान बहादुर आपने पढ़ लिया, इलाहाबाद में लियाकत अली जो है वो आपने पढ़ लिया। ये सब जो है वो इन रीजन्स में जो है वो इनको इस आंदोलन को जो है वो लीड कर रहे थे। तो इस आंदोलन को कौन कौन कहाँ पर लीड कर रहा था वो आपको जो है वो आसानी से पता चल गया यहाँ पर। अब इस आंदोलन को दबाने की कोशिश भी जो है वो की गई। अब जैसे कि अगर हम झांसी की बात करते हैं तो कई बार पूछा गया है कि झांसी में इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको अपॉइंट किया गया था, तो झांसी में इसको दबाने के लिए जो है जनरल ह्यूरोज को जो था वो अपॉइंट जो था वो किया गया था। दिल्ली में जो है वो इसको दबाने के लिए जो है वो एक निकलसन हुआ करते थे और एक हडसन जो था वो हुआ करते थे, इनको जो है वो अपॉइंट किया गया था। और कानपुर और लखनऊ में कॉलिन कैंपवेल को जो है वो इस विद्रोह को जो है दबाने के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया था। इलाहाबाद में जो है वो कर्नल नील को जो है वो इस विद्रोह को दबाने के लिए अपॉइंट किया गया था। फैजाबाद में जो है वो जनरल रेनॉल्ड को जो है वो अपॉइंट किया गया था कि इस आंदोलन को जो है वो दबाया जाए
और बरेली की अगर आखिर में बात करते हैं तो बरेली में जो है वो विसेंट अय्यर को जो है वो अपॉइंट किया गया था कि इस आंदोलन को जो है वो दबाया जाए। अब इस आंदोलन को लेकर जो है वो अलग अलग किताबें भी लिखी गई, जैसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियंस 1857 कर एक किताब लिखी गई, ये वीडी सावरकर के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। एक किताब लिखी गई द ग्रेट रिवेलियन, ये ग्रेट रिवेलियन किताब जो है वो अशोक मेहता के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। और एक किताब लिखी गई थी द पीजेंट एंड द राज, ये किताब जो है वो एरिक स्टोक्स के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। और एक किताब लिखी गई थी द हिस्ट्री ऑफ स्पाई वॉर इन इंडिया, ये जो है वो JWK के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। और एक किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी लिखी गई थी, ये मॉलेसन के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट किताबें बताई, कुछ आंदोलन बताए, इनको दबाने वाले नेता बताए। अब ये याद रखना है 1857 का विद्रोह हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर तो आप TGT मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो पार्ट B, C, D, E, F, G, H, I को जो है वो अच्छे से कवर करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर भी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है वो आप इजीली कवर कर सकते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज का यही मौका है आपके पास कि आप जो है वो अपनी स्टडी को जो है वो अच्छी शेप भी दे सकते हैं, अपनी कमियों को एनालाइज भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाती है तो यकीन कीजिए कि TGT का एग्ज़ाम कब आएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। PGT का एग्ज़ाम हो चुका है, उसको भूलने के बाद जो है वो आप TGT के ऊपर फोकस कर सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम ना एक आपकी जो है वो किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है, परंतु आप क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं वो भी जो है वो मैटर करता है। और अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो किस्मत भी आपका साथ जो है वो देती है। तो अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए, अगर आपकी अच्छी स्ट्रेटजी है तो टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आगे बोलते हैं द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सिस डे एवरी ईयर। तो बोलते हैं कि इसकी जयंती को जो है वो हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो हर साल मनाया जाता है और इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एनिवर्सरी को जो है वो मनाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो हर साल मनाया कब जाता है आखिर, तो ये हर साल मई के महीने में मनाया जाता है और 12 मई को जो है वो हर साल जो है ये मनाया जाता है। और अगर हम इंटरनेशनल नर्सिस डे की बात कर ही रहे हैं तो इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि 2025 में जो है वो इसकी थीम जो था वो क्या रखी गई थी। तो इसकी थीम रखी गई थी अवर नर्सिस अवर फ्यूचर केयरिंग फॉर नर्सिस स्ट्रेंथन्स इकोनॉमीज। तो ये जो है वो इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। इसकी थीम भी आपने ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल नर्सिस डे का भी आपको पता चल गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं द सिटी ऑफ डैश इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ यांगजी रिवर। तो बोलते हैं कि कौन सा शहर जो है वो यांगजी नदी के मुहाने पर जो है वो स्थित है। अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट सिटीज़ और उन सिटीज़ के किनारे जो शहर बसे हुए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पिछले वाला जो एडिशन था उसमें भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इस बार फिर से कर रहे हैं ताकि रिवीजन हो सके और एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। हमारी हमेशा यही स्ट्रेटजी रहती है कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हम क्वेश्चन को इतना एक्सप्लोर जो है वो करेंगे। तो यांगजे नदी के किनारे जो है वो संघाई शहर जो है वो आता है, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी नदी के किनारे जो है वो बसी हुई है, तो कौन कौन सी हमारे पास सिटी जो है वो पहले आती हैं और वो कौन कौन सी नदी के किनारे बसी हुई हैं। जैसे कि आज मैं कुछ नई सिटीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा भी साथ में। एक ब्रिस्टल शहर है, ब्रिस्टल शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये एवॉन नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। वैसे ही जो है वो लंदन जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, लंदन थेम्स नदी के किनारे जो है वो है, थेम्स नदी के किनारे ये है। लिस्बन शहर आता है, लिस्बन जो है वो पोर्टुगल का शहर आता है, पुर्तगाल का एक शहर जो है वो आता है। और लिस्बन जो है वो टेगस नदी के किनारे जो है वो है, तेगस नदी के किनारे ये है। रोम शहर आपने ध्यान रखना है, रोम जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे जो है वो शहर बसा हुआ है। रोम के अलावा आपने ध्यान रखना है एक जो है वो जर्मनी की बॉन सिटी जो है वो आती है। बॉन सिटी जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये राइने नदी के किनारे जो है वो आती है, ये राइने नदी के किनारे आती है। एक इजिप्ट का कायरो शहर आता है, कायरो शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये नाइल नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। पाकिस्तान का कराची आपको पता है,
ये जो है वो इंडस नदी के किनारे है और लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। रशिया का मॉस्को अगर हम बात करें, मॉस्को जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो ये जो है वो मॉस्कोवा एक नदी आती है उसके किनारे जो है वो स्थित है, मॉस्कोवा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया का एक पर्थ शहर आता है, पर्थ जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये पर्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो पर्थ जो है वो स्वान नदी के किनारे जो है वो स्थित है। स्वां ये ऊना वाली स्वां नहीं है, ये स्वां जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाली स्वां जो है वो आती है। तो इतना सब आप इंपॉर्टेंट ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो हम बहुत बार साइंस में ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बोलते हैं इनमें से कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है वो नहीं है। अगर हम मेडुला की बात करते हैं, हम जो है वो थैलेमस की बात करते हैं, पॉन्स की बात करते हैं, ये सारे जो है वो ब्रेन के पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं पर आते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे कि कौन सा जो है वो ब्रेन का पार्ट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर पिन्ना पाइना पीना पाइना इस तरह से पढ़ सकते हैं इसको, ये ब्रेन का पार्ट जो है वो नहीं आता। अब हम बात करते हैं ये पाइना किसका पार्ट जो है वो आता है। पाइना जो है वो ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये एक जो है वो ईयर का पार्ट है, कान का पार्ट है और दिखाई देता है ये अच्छे से। ये जो है वो साउंड को सुनने की काम जो है वो आता है, साउंड को सुनने में जो है वो हेल्प करता है। हम जो है वो ब्रेन के पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। मेडुला पार्ट जो ब्रेन का है ना वो किसमें हेल्प करता है, तो ब्रेन का जो मेडुला पार्ट है वो हार्ट बीट को रेगुलेट करने में, ब्रीथिंग को ठीक करने में, रेस्पिरेटरी सेंटर को ठीक करने में, ब्लड प्रेशर को देखता है। इन सब चीज़ों को जो है ये मेडुला पार्ट जो है वो हेल्प जो है वो करता है। तो मेडुला का भी आपको पता चल गया। मेडुला के अलावा जो है वो एक हाइपोथैलेमस पार्ट भी आता है। हाइपोथैलेमस पार्ट जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इसमें जो है वो काफ़ी हेल्प जो है वो करता है। तो एक इस तरह के पार्ट जो है वो अलग अलग आते हैं। सेरेब्रम पार्ट आता है जो थिंकिंग में हेल्प करता है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, एबिलिटी, इन सब में जो है ये हेल्प करता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आसियान की बात की गई है और आसियान भी सिलेबस में मेंशन जो है वो किया गया है। बोलते हैं आसियान वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आसियान डिक्लेरेशन ऑल्सो नोन एज द बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बोलते हैं आसियान की स्थापना आसियान डिक्लेरेशन से की गई थी। आसियान डिक्लेरेशन को बैंकॉक डिक्लेरेशन भी जो है वो बोला जाता है। और आगे बोलते हैं इंडिया एंड इंडोनेशिया ज्वाइन आसियान इन 2020 की इंडिया और इंडोनेशिया ने आसियान को जो है 2020 में जो था वो ज्वाइन किया था। अगर हम आसियान की बात करते हैं तो देखो आसियान की स्थापना जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही जो था वो की गई थी। ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर जो है वो लिखी गई है। तो आसियान के बारे में जो है ये बात बिल्कुल सही हो गई। अगर हम बात करते हैं आसियान का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका पूरा नाम है। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि स्थापना की कब गई थी, तो इसकी स्थापना जो था वो 1967 में जो था वो की गई थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसकी स्थापना हुई थी। और आगे बोलते हैं इंडिया एंड इंडोनेशिया ज्वाइन आसियान इन 2020 की इंडिया और इंडोनेशिया ने आसियान को 2020 में जो था वो ज्वाइन किया था। देखिए यहाँ पर भी याद रखें कि इंडिया और इंडोनेशिया जो है वो आसियान के मेंबर हैं क्या, नहीं, ये भी पता होना चाहिए। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, इंडोनेशिया तो है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन इज करेक्ट। क्यों ओनली वन इज करेक्ट, क्योंकि आसियान जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 5 फाउंडिंग मेंबर कंट्री के द्वारा, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड आते थे। और आसियान डिक्लेरेशन थी जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई। बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। आसियान का जो सेक्रेटरीट आता है वो जकार्ता इंडोनेशिया में जो है उसका सेक्रेटरीट आता है। प्रेजेंट टाइम में 11 मेंबर इसके आते हैं, जिसमें इंडिया इसका कहीं पर भी मेंबर नहीं है। इसके मेंबर ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, तिमोर लिस्ते जो है वो इसके मेंबर जो है वो आते हैं। तो ये सब आप आसियान के मेंबर्स के बारे में ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु इज कंसीडर एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो बोलते हैं कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इनके समाज शास्त्र के पिता जो है वो किसको कहा जाता है। सोशियोलॉजी के क्वेश्चन भी हमने पिछली बार ऐड किए थे, इस बार भी किए हैं। सोशियोलॉजी के जो फादर माना जाता है वो किसको माना जाता है, वो अगस्ते कॉम्टे को माना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगस्ते कॉम्टे को जो है वो सोशियोलॉजी, इनके समाजशास्त्र के पिता के रूप में, जनक के रूप में जो है वो माना जाता है। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी को बोला जाता है। सोशियोलॉजी इज नोन फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इंक्लूडिंग सोशल रिलेशनशिप, सोशल बिहेवियर, सोशल कल्चर। इसको जो है वो इसको जो है वो सोशियोलॉजी जो है वो बोलते हैं। तो सोशियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सोशियोलॉजी का एक और आपने ध्यान रखना है कि ये भी बोला जाता है सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। तो ध्यान रखना है कि ये जो है वो ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी को बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन रिलेशनशिप, बिहेवियर, कल्चर सब कुछ जो है वो आता है। अब
एक टर्म भी बोली गई है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल टर्म जो है वो किसके द्वारा दी गई है, ये एरिस्टोटल के द्वारा जो है वो दी गई है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसके द्वारा कहा गया है। बड़े ही बेसिक सी ये टर्म है, परंतु कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये भी यहाँ से रिवाइज हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा साइकोलॉजी का जो है वो आता है। तो यहाँ पर बोलते हैं लेव वाइगोट्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेस्ट। तो बोलते हैं लेव जो वाइगोट्स्की थे वो संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में जो था वो देखते थे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ है। बोलते हैं लेव वाइगोट्स्की जो है वो संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते थे। वो जो है वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस के रूप में जो था वो इसको देखते थे। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो लेव वाइगोट्स्की के द्वारा जो है वो थ्योरी दी गई उसको सोशियो कल्चर थ्योरी भी जो है वो बोला जाता है। उन्होंने जो है वो कहा कि जो लर्निंग की प्रोसेस है ना वो एक सोशल प्रोसेस है, जिसमें जो है वो हैवी इन्फ्लुएंस रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है आपके कल्चर का, आपकी जो सोशल इंटरेक्शन है, आपका जो आस पड़ोस है, ठीक है, उसमें जो है वो इन सब चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा योगदान जो है वो रहता है। तो इस तरह से जो है वो उसने जो है वो लेव वाइगोट्स्की के द्वारा जो था ये थ्योरी दी गई। सोशल कल्चर के ऊपर जो है वो इसने बेसिकली जो है वो फोकस किया था आपकी लर्निंग में। और यहाँ पर बोला गया था ना लेव वाइगोट्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेस्ट। तो उन्होंने एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस के रूप में इसको देखा कि ये अकेली कोई जो है वो लर्निंग की प्रोसेस नहीं है, इसमें कोलैब करती हैं बहुत सारी चीज़ें, तब ये एक प्रोसेस जो है वो बनती है। ठीक है जी, तो ये लेव वाइगोट्स्की के बारे में ध्यान रखना था। आज हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पर ऐड किए हैं, क्योंकि अकेला जीके पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। इंग्लिश के भी हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते रहा करेंगे, ताकि जो है वो एक प्रॉपर रिविजन जो है वो आपका यहाँ से चलता रहे। तो अभी देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन हमारे पास क्या चलता है। बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो साइनोनियम यानी कि सिमिलर वर्ड जो है वो आपको बताना है। सिमिलर वर्ड किसका आपको बताना है? सिमिलर वर्ड आपका बताना है इम्प्लोर का। तो आपको पता होना चाहिए पहले ये इम्प्लोर होता क्या है, फिर आपको जो है पता होना चाहिए कि इसका जो है मतलब क्या है, सिमिलर मीनिंग जो है वो इसका क्या है। तो अगर हम इम्प्लोर की बात करते हैं, ये देखिए इम्प्लोर का मतलब होता है कि भीख मांगना, या ये कह लीजिए किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो भीख आप मांग रहे हैं, तो वो इम्प्लोर जो है वो कहा जाएगा। अब यहाँ पर कमांड दिया गया है। कमांड का मतलब क्या होता है? कमांड का मतलब होता है आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं, कमांड आप दे रहे हैं, आज्ञा देना इसका मतलब होता है। ऑनर यहाँ पर दिया गया है, ऑनर का मतलब होता है आप सम्मान दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं ऑनर के बाद यहाँ पर जो है वो रिफ्यूज़ भी दिया गया है और प्लेड भी दिया गया है। तो प्लेड क्या होता है? प्लेड भी जो है वो भीख मांगने से संबंधित ही जो है वो होता है। प्लेड भी भीख मांगने से संबंधित होता है। और रिफ्यूज की बात करें तो रिफ्यूज जो है वो मतलब मना करना, नकार देना, ये जो है वो इसका मतलब होता है। तो इम्प्लोर का जो है वो साइनोनियम यानी कि सिमिलर मीनिंग क्या होगा? ये जो है प्लेड हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो है। इसका मतलब भी बैग होता है कि किसी चीज़ की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरह से जो है वो इसका मतलब जो है वो होता है। और इम्प्लोर क्या होता है? इम्प्लोर भी कुछ ऐसा ही होता है कि अर्जेंटली आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अर्जेंटली यू नीड समथिंग, सिमिलर टू प्लेड। प्लेड के मिलते जुलते ही जो है वो इसका मतलब जो है वो काउंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बोला गया है एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। या एंटोनियम मतलब आपको अपोजिट मीनिंग जो है वो बताना है। किसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है? यहाँ पर दिया गया है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का जो है वो अपोजिट मीनिंग आपको जो है वो बताना है। फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है कि लचीला टाइप में आप जो है वो बोल सकते हैं। यहाँ पर लचीला इसका मतलब हुआ। तो सप्पल क्या होता है? सप्पल भी फ्लेक्सिबल ही होता है, तो ये भी जो है वो उसका साइनोनियम आ जाएगा। स्टिफ की बात करते हैं, स्टिफ क्या होता है? तो स्टिफ की बात करते हैं, स्टिफ होता है बड़ा ही कड़ा सा, ये जो है वो रिजिड कुछ हो गया, जिसको बेंड इजीली नहीं किया जा सकता, ऐसा जो है वो ये होता है। स्टेल की अगर हम बात करते हैं तो स्टेल होता है बासी, यानी कि वो फ्रेश चीज़ नहीं है, उसको स्टेल जो है वो बोल देते हैं। सॉफ्ट हो गया, मुलायम आपका, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा फ्लेक्सिबल का वो स्टिफ हो जाएगा। स्टिफ मतलब बड़ा ही जो है वो हार्ड जैसा, जिसको मोड़ना जो है वो डिफिकल्ट है, तो वो स्टिफ जो है वो इसका एंटोनियम जो है वो आ जाएगा। आगे बोलते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक। तो बोलते हैं गवर्नमेंट हैज़ वार्न द ट्रेडर नॉट टू डैश अनियन। तो बोलते हैं गवर्नमेंट ने जो है वो ट्रेडर्स को वार्न किया कि आप होर्ड मत करना अनियन को, गलती से भी होर्ड यानी कि इकट्ठा मत करना आप उसको। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? ये एक इडियम जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ, कि अपनी ही तारीफ जो है वो खुद से करना, ये इस इडियम का जो है वो मतलब होता है। आगे बोलते हैं
हैं इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। तो बोलते हैं एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। तो बोलते हैं कि जो मैं पसंद करता हूँ खाने में वो फैटनिंग, इनके मोटापे को बढ़ाने वाली चीज़ होती है। तो इसका क्या यहाँ पर ग्रामेटिकली एरर होगा? तो यहाँ पर एवरीथिंग दैट ये बिल्कुल सही है, आई लाइक भी सही है, टू ईट भी सही है, आर फैटनिंग जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। आर नहीं होगा, यहाँ पर इज फैटनिंग जो है वो हो जाएगा। इज फैटनिंग इसका सही हो जाएगा, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। तो ग्रामेटिकली एरर आर फैटनिंग यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ट्रीटी फॉर्मली एंडेड द वर्ल्ड वॉर वन एंड इम्पोज्ड हैवी रेपरेशंस एंड टेरिटोरियल लॉसेज ऑन जर्मनी। तो बोलते हैं कि किस संधि ने औपचारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया और जर्मनी पर भारी मरम्मत और क्षेत्रीय नुकसान जो था वो लगाया था। आपके पास कौन सी ये ट्रीटी थी, कब ये साइन हुई थी, ये आप कमेंट कर बताएंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन को जो है वो हम पढ़ चुके हैं इससे पिछले पार्ट में। अगर आप टेलीग्राम पर हमें नहीं ज्वाइन अभी तक कर पाए हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर watching and listening with very patience.